अभी हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको ए इनवर्स नहीं निकलेगा, मगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ 2-3 स्टेप्स ऑपरेशन आप करिए, फिर आप ऐसे ही लिख दिए कि ये ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हमारे पास 3 into 3 मैट्रिक्स है। तो इसमें से एक मैट्रिक्स आपको 3 into 3 वाला दिखाता हूं। अगर टाइम बचा तो मैं एक और 2 into 2 मैट्रिक्स आपको दिखाऊंगा। पहले मैं 3 into 3 दिखाता हूं। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, लेट a is equal to 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3। तो हमारे पास हमें पता है we know that a is equal to I a। शाबाश। अब देखिए a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 is equal to, अब I भी हमारे पास 3 into 3 मैट्रिक्स लेना है। 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 into a। ठीक है, तो ये वाला 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये वाला ऐसे सेम हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो मैं अगर R1 को ही मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो हमें मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग करता हूं, ऑपरेटिंग R1 पे करता हूं, मैं R1 पे करता हूं 1/2 R1, 1/2 R1। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कॉलम से भी ऑपरेशन कर सकते हो, आप रो से भी कर सकते हो, 1/1/2 या किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मगर आपको मुझे यहाँ पे ये वाला जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने क्या किया, R1 पे मैंने कर दिया 1/2 R1। अब देखिए R1 पे किया, R2 को कुछ नहीं करना है, R2 R3 सेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं देखिए R1 हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1। शाबाश। 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये वाला -1 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि -1/2। R2 कुछ नहीं करना है, 5, 1, 0, 0, 1, 3। अब इसी तरह से यहाँ पर भी R1 पे ही करना है। R1 हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि 1/2। 0 डिवाइडेड बाय 1/2 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0, 1, 0, 0, 0, 1। क्योंकि R2 और R3 पे हम कुछ ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो एज इट इज रखना है। अब देखिए मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं R2 पे मैं ऑपरेशन करता हूं -5 R1, तो मुझे 5 - 5 यहाँ पे 0 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूं ऑपरेटिंग R2 पे करता हूं, मैं R2 पे करता हूं R2 -5 R1, 5 1 5, 5 - 5 0। R2 -5 R1। तो आप देखिए R2 पे कर रहा हूं, R1 पे कुछ नहीं कर रहा हूं, ये एज इट इज लगता हूं 1 0 -1/2, 1 0 -1/2। तो R2 पे कर रहा हूं 5 यहाँ पे ये वाला R2 हमारे पास 5 है, 5 - 5 यहाँ पे हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, तो हमारे पास R2 क्या है, ये 1 है, 1 - 5 0 1, यहाँ पे 1 ही बचा। तो ठीक है, ये 0। अब ये हमारे पास ये R2 हमारे पास क्या है 0 माइनस 0 माइनस प्लस 0 प्लस 5 1/2, यहाँ पे हमारे पास है 0 माइनस है 5, यहाँ पे -1/2 है। तो माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 5/2। हमारे पास यहाँ पे क्या आया 5/2। बाकी एज इट इज 0 1 3 0 1 3। R1 पे कुछ नहीं करना, 1/2 0 0 1/2 0 0। अब किस पे कर रहा हूं, हम R2 पे कर रहा हूं। R2 हमारे पास वहां पे क्या है 0 - 5/2, 5 1 5/2, 0 - 5/2, यहाँ पे -5/2। अब इसी तरह से यहाँ पे 1 है, 1 -
ये 0 यानी कि 1, ये 1, यहाँ पे 0 और वो यहाँ पर भी 0, ये 0 0 1 0 0 1, ये A आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब थोड़ा आप खुद सोचिए कि कौन सा वाले पार्ट को आप, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, यहाँ पे 0, अब ये भी 0 चाहिए, यहाँ पे 0, ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 चाहिए हमें, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए, तभी हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले R3 पे मैं करता हूँ R3 माइनस R2 करता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे कुछ मिल सकेगा। मैं करता हूँ ऑपरेटिंग R3 पे मैं करता हूँ R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। देखिए R3 पे करना है, R1 और 2 एज इट इज लिखिए, 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2। अब R3 है हमारे पास, ये R3 हमारे पास क्या है, ये 0 0 माइनस R2, 0 माइनस 0, ये 0 आ गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है, ये 3 है, ये मैं यहाँ पे साइड पे करता हूँ एक रफ, ये हमारे पास 3 है माइनस 5/2, माइनस 5/2, क्योंकि R2 हमारे पास 5/2 है। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1/2। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या है, R1 और R2 को आप एज इट इज लिखिए, 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए R3 हमारे पास क्या है, 0, यहाँ पे माइनस 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 प्लस 0 माइनस 5/2 यानी कि प्लस 5/2, यहाँ पे क्या आया 5/2। यहाँ पे R3 क्या है, 0 0 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे R3 क्या है, 1 है, 1 माइनस 0 1, यहाँ पे ये A आ गया। आप इसको देखिए, आपको इसको यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पे करना है, यहाँ पे आप मत देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे खुद ब खुद रिजल्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेटिंग करता हूँ, ऑपरेटिंग। अब थोड़ा आप सोचिए क्या करना पड़ेगा ताकि मुझे यहाँ पे 1 आ जाए। यहाँ पे 1 आने के लिए मैं यहाँ पे अगर 2 से R3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो मैं क्या करता हूं, R3 पे करता हूं 2R3, 2 से मैं R3 को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे R1 और 2 को कुछ नहीं करना है, 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2। R3 पे है करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, यहाँ पे 2 0 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 1। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, इस पार्ट में भी R1 और 2 एज इट इज 2 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 और 2 कट, यहाँ पे 5, ये 5, यहाँ पे -2 2 -2 2, ये A। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं क्योंकि ये स्पेस थोड़ा नीचे जा रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं 0 लाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे -1/2 है, अगर +1/2 से मैं इसको प्लस करता हूं तो R1 जो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए मैं ऑपरेटिंग क्या करता हूं, ऑपरेटिंग, इसके बाद ऑपरेटिंग करता हूं मैं R1 पे करता हूं, R1 पे मैं करता हूं R1 प्लस 1/2 R3, 1/2 R3 क्या आएगा, R1 पे कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पे R1 हमारे पास क्या है, 1, ये वाला 1 + 1/R3, ये 0 है,
तो 1/2 इंटू 0, ये 0 हो गया। यहाँ पे R1 हमारे पास क्या है, 1 ही है, 1 है। तो ये हमारा R1 क्या है, इसके बाद 0 है, 0 प्लस 1/2 इंटू 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये वाला R1 हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, ये वाला -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 1/2 इंटू R3 आपके पास क्या है, 1/2 इंटू 1/2, ये प्लस साइड माइनस साइड कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अब R2 और R3 एज इट इज लिखना है। तो R2 क्या है, 0 1 5/2 0 0 1। अब मैं इसको मिटाता हूं, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास 1/2 है, ये वाला है आपके पास है 1/2, तो प्लस 1/2, ठीक है, इंटू ये R हमारे पास R3 ये क्या है, 5 है, इंटू 5, तो 5 ये आ गया 5/2, ये आपको आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2, दैट इज इक्वल टू ये 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, इसको आराम से करना होता है, आप साइड पे ना रफ कहीं पे करिए। तो आपका ये R1 आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 है। अब ये आपके पास 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस 1/2। R3 आपके पास क्या है, R3 आपके पास है -2, R3 आपके पास है -2, तो ये वाला और ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -1, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 है, ये वाला, अब थर्ड वाला कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 0 है, 0 प्लस ये 1/2, R3 आपके पास क्या है, 2 है, इंटू 2, तो ये और ये कट हो गया, ये 1 आ गया यहाँ पे आपका। तो ये आपके पास क्या आएगा, 5/2, यहाँ पे 1 0 5 -2 2 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे 1 0 0 0 1, यहाँ पे आप 0 चाहिए, तो बाकी 0 0 1 है। तो मैं क्या करता हूं, ऑपरेटिंग अब R2 पे करना पड़ेगा हमें, R2 पे मैं क्या करता हूं, R2 -1, R2 पे अगर मैं 5/2 से माइनस करता हूं तो ये वाला क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। R2 पे मैं करता हूं R2 माइनस 5/2 R3, 5/2 R3 हमारे पास 1 है, ये यहाँ पे 1, ये 0 हो जाएगा। तो R1 को ऐसे लिखिए 1 0 0 0 1। अच्छा, R2 5 माइनस, यहाँ पे इसके साथ अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ करूंगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1, यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब 0 0 1, दैट इज इक्वल टू R1 ऐसे लिखिए 3 - 1 1। अब R2 आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये वाला 5/2 माइनस 5/2 इंटू R3 आपके पास क्या है, 5, ये आपका पास 5 है। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये क्या आ गया, -5/2 माइनस 5 5 25 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 में एलसीएम लेता हूं तो ये क्या हो गया, -30, ये 15 से हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, -15, शाबाश। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये वाला आपके पास क्या है, मैं थोड़ा सा इसको फिर रब कर लेता हूं। ये आपके पास है 1 है, तो माइनस यहाँ पे 5/2 है। R3 आपके पास क्या है, R3 आपके पास -2 है, -2 है, ये और ये 2 कट, माइनस माइनस प्लस 1 + 5, 1 + 5 क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाला, यहाँ पे आपके पास क्या है, R2 आपके पास है 0 -5/2 इंटू 2, ये और ये कट, -5, यहाँ पे क्या आ गया, -5, नीचे क्या है, 5 - 2 2, ये आपका A, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, तो ये आपका I दैट इज इक्वल टू ये आपका आ गया 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 और ये ए जो है मम्मी इसके नीचे लाता हूं, ठीक है। तो ये ए ऊपर आ गया, तो ए इनवर्स इंटू 1, ये ए इनवर्स आ गया दैट इज इक्वल टू जो रिजल्ट आया 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 5 माइनस 2 2, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी करना है। तो ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया और आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। जुले माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो कल की क्लास में हमने दो मेथड यानी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। तो आज हम थर्ड वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा कल की क्लास का रिवाइज कर लूं थोड़ा सा। तो हमने जो सोल्यूशन लिया था बच्चों, तो उसमें हमने जो सॉल्वेंट लिया था दैट वाज वोलेटाइल लिक्विड, ऑलराइट, एंड सोल्यूट जो लिया था हमने दैट वाज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब इसमें हम कंपेयर कर रहे थे कि प्योर सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हमने सोल्यूट नहीं किया, सोल्यूट ऐड नहीं किया था, तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, एंड जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से उसमें क्या चेंजेस आता है, तो वो देखा था हमने। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसमें हमने ये देखा कि प्योर सॉल्वेंट से जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। देन सेकंड जो डिस्कस किया था हमने वो किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे प्योर और सोल्यूशन में क्या डिफरेंस था कि एलिवेट हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, देयर वाज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऑलराइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इसका इफेक्ट रहता है ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऑलराइट। और मैं थोड़ा सा डिनोशन भी जो हम नोटेशन यूज कर रहे थे वो भी थोड़ा सा बता दूं। मैं यूज कर रही थी सोल्यूट को मैं ले रही थी एस बी, ऑलराइट, एंड सॉल्वेंट को मैं ले रही थी ए करके, ऑलराइट, एंड गिवन मास को मैं डिनोट कर रही थी W से, एंड मोलर मास को मैं डिनोट कर रही थी कैपिटल M से। तो ये सारा यूज होगा बच्चों हमारे जब हम ये डिराइव करेंगे, फॉर्मूला जब हम डिराइव करते थे तब इन सब का यूज होगा, ऑलराइट। अब आज हम समझते हैं बच्चों डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑलराइट। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पढ़ने से पहले हम क्या समझते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कब क्या होता है, किस टेम्परेचर पे बोलेंगे हम कि अब लिक्विड जो है फ्रीज होना स्टार्ट, अब मतलब फ्रीजिंग होना मतलब क्या है कि लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होते हैं बच्चों, जब जैसे ही हमारा लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तब क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू दी, जब भी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था वो अगर सोल्यूशन जो सॉलिड के वेपर प्रेशर है वो दोनों अगर इक्वल हो जाए तब उसी पॉइंट पे क्या होता है, फ्रीज होना स्टार्ट होता है। यानी कि हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे ही, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state। तो इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे हम ऐसा बोला जाता है कि अब फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया है, ऑलराइट। अब हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझेंगे बच्चों। तो आप सब लोग ये ग्राफ पे देखेंगे, ऑलराइट। तो इस ग्राफ में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 3 कर्व्स है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला कर्व दिखा रहे बच्चों प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए यानी कि जिसमें हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ऑलराइट। ये वाला ये जो कर्व दिखा रहा है तो वो है प्योर सॉल्वेंट का, एंड ये वाला है सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मतलब उसी प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये कर्व है बच्चों, ये है अब जब ये है लिक्विड में, ये दोनों क्या किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में,
राइट अब हमें क्या करना है, फ्रीज करना है, राइट तो वी हैव टू कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड। तो ये वाला कर्व जो दिखा रहे हैं बच्चों, ये है कर्व ऑफ सॉलिड, यहाँ और ये भी कह सकते हैं कि फ्रोजन सॉल्वेंट। ऑलराइट अब फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या डिफाइन किया था, किस पॉइंट पे फ्रीज होते हैं, जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू दी सॉलिड स्टेट। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिखा रहा है हमें कि दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मैं वेपर प्रेशर का वैल्यू दिखा दूं ऐसे करके, तो एट दिस वेपर प्रेशर, इस वेपर प्रेशर पे क्या हो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट का जो है यहाँ पे वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हमारा लिक्विड जो है वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये पॉइंट दिखा रहा है हमें क्या, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर। अगेन मैं इसको नॉट से दिखा रही हूँ, राइट TF नॉट, मतलब इस ये कौन सा पॉइंट दिखा रहा है हमें, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऑलराइट वैसे ही सोल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है सॉलिड स्टेट से, तो मतलब अगर मैं इसका वेपर प्रेशर चेक करूं, ठीक है, इस वेपर प्रेशर पे, इस वैल्यू वेपर प्रेशर, दिस वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर पे क्या हो रहा है बच्चों, हमारा सोल्यूशन जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल। तो मतलब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर होगा वो क्या होगा हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो मैं इसको किससे डिनोट करूं, TF से। ऑलराइट तो आपको समझ में आया होगा और अभी हम डिराइव करते हैं इसको। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि डिप्रेस हो रहे हैं, राइट। अब प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का हम टेम्परेचर डिफरेंस अगर चेक करें तो यहाँ पे हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि प्योर से जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम डिनोट कर रहे हैं, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके यानी कि डिप्रेशन मतलब डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ऑलराइट और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट बच्चों, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हमें क्या पता चला, फ्रॉम experiment we get to know that depression in freezing point is directly proportional to the molality. All right again small m क्या दिखाते हैं हमें, molality। ऑलराइट और यहाँ से हम ये भी पता प्रूफ हो रहा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मतलब मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही था जो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऑलराइट बच्चों तो हम इसको डिराइव करते हैं, डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाऊंगी तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज KF इंटू M। ऑलराइट और KF को बोला जाता है बच्चों, इसका कई नाम डिफरेंट नेम से, KF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वैसे इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको डिप्रेशन कांस्टेंट, वैसे ही इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, यानी कि ऑल दिस थ्री नेम्स आर डिफरेंट नेम्स फॉर KF। ऑलराइट अब हम इसको डिराइव करते हैं तो क्या है बच्चों, डेल्टा TF इक्वल टू क्या आया, KF मोलैलिटी। अब बच्चों मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मैं B को किससे डिनोट कर रही हूँ, सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट W से डिनोट कर रही हूँ, और kg अगर ग्राम में दिया होगा तो हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना है। ऑलराइट अब नंबर ऑफ मोल्स का फिर से क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बस मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इस इक्वेशन में, तो डेल्टा TF क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू KF मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फॉर्मूला, तो मतलब WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन 1000। ऑलराइट अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF
इंटू WB और 1000 ऊपर चला जाएगा इंटू 1000 अपॉन क्या होगा MB इंटू WA। ऑलराइट, तो KF हमारा कांस्टेंट है, WB इज अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, MB क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, अगर मुझे ये क्या है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास है, तो इससे मुझे मोलर मास अगर डिटरमाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। तो ये फॉर्मूला है बच्चों। तो हमें अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना हो तो विल यूज दिस इक्वेशन। ऑलराइट, और मैं ये भी बता दूं डेल्टा TF क्या था, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना होगा, डेल्टा TF इक्वल टू, इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं TF नॉट माइनस TF। ऑलराइट, तो ये था बच्चों डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते बच्चों, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम ऑस्मोसिस क्या होते हैं वो हम समझेंगे। अब ऑस्मोसिस क्या होते हैं बच्चों, ये नाम आपने सुना ही होगा। तो ऑस्मोसिस होता है इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब भी, अब हम जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे आप लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने दो साइडेड कंटेनर बनाया, ठीक है। तो ये इस साइड ये वाला, इसमें प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है एंड इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब सोल्यूशन मतलब इसमें कुछ सोल्यूट्स भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो इन दोनों को इन दोनों के बीच में मैंने क्या रखा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन है बच्चों, तो उसमें क्या है पोर्स है, बहुत छोटे छोटे पोर्स है। तो उस पोर्स में से किसको अलाउ करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ अलाउ करता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है, यानी कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो हम इसमें ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि सोल्यूट साइज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर लार्जर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स है विच इज अलाउइंग ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। ऑलराइट, अब बच्चों ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस होता है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन साइड जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द फ्लो ऑफ solvent molecules from pure solvent to the solution site through semi permeable membrane। तो सेमी मतलब हाफ, सिर्फ फिर हाफ किस मॉलिक्यूल्स को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। ऑलराइट, तो ये था बच्चों ऑस्मोसिस। ऑलराइट, अब अगर हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करना हो, इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हमें स्टॉप करना हो, तो हम क्या करते हैं कि इस सोल्यूशन साइड पे हम क्या करते हैं बच्चों, अब ये है कि इन दोनों सोल्यूशन पे, दोनों इस लिक्विड पे क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों है, यानी कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इस साइड पे भी है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इस साइड पे भी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये चाहती हूँ कि ऑस्मोसिस रुक जाए, स्टॉप हो जाए। ऑलराइट, तो मैं क्या करती हूँ, इस सोल्यूशन साइड पे मैं एक्स्ट्रा प्रेशर डालती हूँ, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब जितना प्रेशर मुझे लगाना मतलब जितना लगाना पड़ेगा टू स्टॉप ऑस्मोसिस, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट वी अप्लाइड ओवर किस साइड, सोल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, इसके बाद में डिराइव करती हूँ बच्चों कि ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, हम कैसे डिराइव करेंगे, तो इसमें बच्चों ये अगेन एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी दिस टाइम। ओके, यानी कि कैपिटल M, दिस इज व्हाट, मोलैरिटी। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये पता चला कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी एंड पाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ऑलराइट बच्चों, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी अगेन कांस्टेंट आएगा। नाउ कांस्टेंट विल बी दिस टाइम गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट MT। ऑलराइट, अगेन मैं इसमें क्या करूंगी बच्चों, मोलैरिटी का मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगी और मैं इसमें
डिराइव करूंगी फॉर्मूला, यानी कि मोलरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, m की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो क्या हुआ, क्या मिला मुझे, पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी, राइट। और बच्चों क्या करूं, अगर मैं पाई वी इस साइड ले जाऊं तो एन बी आर टी, राइट। अगर मुझे फिर मोलर मास का डिटरमाइन करना है कि मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला पुट करूंगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अगेन क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑलराइट। तो इस फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगी, पाई v इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू आरटी, सिंपल। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी, mb इज इक्वल टू wb rt अपॉन पाई v। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बच्चों सोल्यूशन का, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चों, तो कल हमने किया था एपी सीरीज चैप्टर शुरू किया था, तो आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने किया था एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें फर्स्ट पार्ट हमने किया था। तो अब मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये लिखा है, राइट first four term of an AP when the first term A and the common difference D are given as follow। इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें इस एपी सीरीज का फर्स्ट फोर टर्म निकालना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें ये फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और उसी तरह सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक एपी सीरीज यहाँ पर हमने फाइंड करना है जिसका फर्स्ट फोर टर्म हमने यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों ये देखिए आप, फर्स्ट टर्म तो आपको पहले से दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, ए है। फर्स्ट टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 कितना है यहाँ पर 10 है, A1 कितना है, ए को हम फर्स्ट टर्म ही कहते हैं, तो A1 इज इक्वल टू ए विच इज 10। अब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे A2। A2 हम किस तरह फाइंड करते हैं, कल हमने डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें यह था कि लिस्ट ऑफ नंबर वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पर A2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जो पहले वाला टर्म है A, उस पे एक कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारे पास A, तो कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। अब सेकेंड टर्म हमारे पास आया 20। इसी तरह अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए अगेन प्रीसीडिंग टर्म पे एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। थर्ड टर्म का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म कितना है हमारे पास, a प्लस डी, इस पे एक और d प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2d बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 10 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 10 है, तो 2 इंटू डी कितना हो गया, तो इसके बाद ये कितना है 10 प्लस 2 10 20 विच इज इक्वल टू 30। तो बच्चों आप ये थर्ड टर्म है उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब हमें सेकेंड टर्म पता है तो सेकेंड टर्म पे एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके भी हमें ये थर्ड टर्म मिलेगा। अब देखिए सेकेंड टर्म हमारे पास कितना आया था 20 प्लस डी, डी ये कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 10 है, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 हो गया। तो उसी तरह हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म पे एक कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म कितना है हमारे पास, थर्ड टर्म है 30 प्लस ये कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 10 है, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। इसी तरह एपी सीरीज का चार टर्म हम निकाल सकते हैं। 10 अब लिखिए यहाँ पर 10 द फर्स्ट फोर
term of an AP is कितना आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आया यहाँ पर, कितना आया हमारे पास 10, सेकेंड टर्म कितना आया 20, थर्ड टर्म कितना आया 30 और फोर्थ टर्म कितना आया 40। तो इस तरह हम एक एपी सीरीज का फर्स्ट फोर टर्म निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में से एक और मैं पार्ट आपको दिखाऊंगा जो दिखने में थोड़ा मुश्किल है, मगर मुश्किल है नहीं, इसी तरह आप कर सकते हो, इसी तरह आप निकाल सकते हो। अब मैं इसका दूसरा एक पार्ट दिखाता हूं आपको। दूसरा पार्ट हम लेंगे, ये थोड़ा दिखने में मुश्किल है मगर मुश्किल है नहीं है। तो सेकंड जो फिफ्थ पार्ट में आपको करके दिखाता हूं, जो दिखने में थोड़ा डेसिमल में है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, मगर इसी तरह आप निकाल सकते हो इसको भी। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है -1.25 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इन्होंने 0.25। चलिए अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास और कॉमन डिफरेंस भी है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, एपी सीरीज का फर्स्ट फोर टर्म हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम इसी को फर्स्ट टर्म हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर A1 है हमारे पास, A दैट इज कितना है -1.25। अब हमें निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमें किस तरह मिलता है, फर्स्ट टर्म पे एक कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हमें सेकेंड टर्म मिलता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है -1.25, उस पे हम कितना ऐड करेंगे, एक d ऐड करेंगे। d हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए ये कितना आता है। तो इसके लिए साइड पे आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 1.25 में से हम कितना एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 1.25 में से 0.25 माइनस करके देखेंगे कि कितना आता है। तो हमारे पास हमने किस में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1.25 में से 0.25 ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 0.1, तो हमारे पास कितना आया 1 आया। तो जो नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो हम रिजल्ट के आगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो A2 हमारे पास कितना आया -1 है, A2 हमारे पास कितना आया -1 आया। उसी तरह हम A3 भी निकाल सकते हैं। A3 हमें किस तरह आएगा, वही जो हमने पहले किया था। A3 या तो हम A+2D इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या A2 पे एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके भी हम निकाल सकते हैं। तो हम ये सिंपल वाला यूज करेंगे, क्योंकि A+2D हम यूज करेंगे तो फिर D को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा। तो जब हमें A2 पता हो तो A3 को आप A2 + D करके भी निकाल सकते हो। तो A3 हमारे पास कितना आया, A3 आएगा जी, A2 कितना है हमारे पास, जो जस्ट अभी हमने निकाल के रखा हुआ है, A2 -1। हाँ, यहाँ पर पहले आप ये लिख दीजिए, A3 कैसे आएगा, A2 + D, सेकेंड टर्म पे एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे तो A3 आएगा। तो A2 कितना है हमारे पास, -1 है, प्लस D कितना है हमारे पास, D है 0.25। अगेन एक के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 1 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फिर से देख लीजिए कितना आता है, 1 को हम 1.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 0.25 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 0 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से कैरी करेंगे, ठीक है। तो इस 0 से भी हम कैरी, क्योंकि यहां पर भी 0 है तो यहां से कैरी नहीं कर सकता है, तो हम यहां से कैरी करेंगे। तो 1 यहां से कैरी करके यहां लाया तो ये 10 हो गया, तो 10 में से एक कैरी करके यहां लाया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पर 0 रहेगा। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 5, यहाँ पर कितना था 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 7 पॉइंट, यहाँ पर कितना बच गया था बच्चों, यहाँ पर 0 बच गया था, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आया 0.75।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.75। अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1 और 0.25। इन दोनों में से बड़ा है 1, तो 1 के आगे माइनस होगा तो रिजल्ट के आगे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह A3 आप निकाल सकते हो। अब हम निकालेंगे A4, क्योंकि हमने इस AP सीरीज का फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। तो A4 को निकालने के लिए अगेन अब जो आपने पहले किया था, A4 को निकालने के लिए क्या करते थे आप, A3 पे एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। उसी तरह हम यहां भी A4 को निकालने के लिए A3 पे एक कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो ये हो गया A3 प्लस D। तो A3 कितना आया था हमारे पास आया था -0.75। उस पे एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 0.25। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 0.25। ठीक है बच्चों, अब फिर से आप वहीं देखिए, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस होगा तो हम माइनस करेंगे। अब 0.75 में से इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, अब साइन को आप कवर करके ऐसे देख लीजिए, बड़ा कौन सा है, दिखने में बड़ा 0.75 0.25 से बड़ा है, तो हम 0.75 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से आप यहाँ रफ पे करके देख लीजिए, 0.75 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.25। तो 5 में से 5 0 हो गया, 7 में से 2 5.0। तो इसका रिजल्ट कितना आया, हमारे पास आया 0.50। अब अगेन इन दोनों में से बड़ा ये है, बड़े के आगे नेगेटिव साइन होगा तो रिजल्ट के आगे भी नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह आप इस एपी का फर्स्ट 4 टर्म निकाल सकते हो। तो फिर आप लिख लीजिए यहां पर 10 द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज, फर्स्ट टर्म कितना आया हमारे पास, फर्स्ट टर्म वैसे भी दिया हुआ है तो वहीं लिख लीजिए आप -1.25 कोमा, सेकेंड टर्म कितना आया हमारे पास -1, थर्ड टर्म कितना आया -0.75 और फोर्थ टर्म कितना आया -0.50। इसी तरह आप बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिए, ये सिंपल है, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप निकाल सकते हो। अब बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड में भी मैं आपको एक पार्ट दिखाता हूँ जो थोड़ा दिखने में मुश्किल है, वो पार्ट दिखाता हूँ। थर्ड बिल्कुल सिंपल है, तो उसमें एक पार्ट दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ये 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 एपी सीरीज में है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड है फॉर द फॉलोइंग एपी, ये इसमें है, जितने भी ये थर्ड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है वो सारे एपी सीरीज में ऑलरेडी है। अब हमने क्या करना है, इस एपी सीरीज का राइट द फर्स्ट टर्म, इस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म हमने लिखना है, दैट इज ए, और कॉमन डिफरेंस हमने इसका निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि जो पहले वाला फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो यहां पर आप सीधे लिख लीजिए, द फर्स्ट टर्म इज 1/3। फर्स्ट टर्म वो होते हैं जो सीरीज का पहला नंबर हो, जो सीरीज का पहला नंबर हो उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और आप आपको बोलेंगे कि फोर्थ टर्म निकालिए, तो आप ये समझिए कि फोर्थ टर्म का मतलब होता है सीरीज में जो चौथे नंबर पर जो टर्म है उसको फोर्थ टर्म कहते हैं। और आपको सेकंड टर्म निकालने के लिए कहेंगे तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जो सीरीज में जो सेकंड नंबर पे जो नंबर है उसको हम सेकंड टर्म कहते हैं। तो इसी तरह आप इसी बातों को आप ध्यान में रख के आप कोई भी नंबर आप निकाल सकते हो। जैसे 10th टर्म निकालिए, तो 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, इस सीरीज
इस सीरीज में जो 10th पोजीशन पे जो नंबर आता है उसको हम 10 टर्म कहते हैं। अब फर्स्ट टर्म तो हमें आ गया यहाँ से कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म है। तो इस सीरीज का पहला नंबर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 हो गया फर्स्ट टर्म। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो पहले भी मैंने आपको बताया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एपी सीरीज है, तो हमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एपी सीरीज में है, तो इन सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस वो सेम ही होगा। तो हमें वो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए या इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। कोई भी एक दो नंबर लीजिए तो उन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करना है, जो फोर्थ टर्म है ये कितना है, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो हमने अगर A3 और A4 के बीच में डिफरेंस पता करना हो तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह अगर हमने देखना हो कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। उसी तरह इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऑलरेडी एपी सीरीज में है, तो इन सब के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। तो हमें एक ही डी निकालने से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अब निकाल लीजिए A1 और A2 में कितना डिफरेंस है वो आप निकाल लीजिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A2 माइनस A1 करते हैं। तो यहाँ पर A2 कितना है, A2 है हमारे पास 5/3, तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, उसको ध्यान रखना आपने। माइनस A1 कितना है 1/3। अब आप न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3, तो ऊपर वाला टर्म ऐसे आप रख लीजिए 5 माइनस 1। क्यों, क्योंकि जब न्यूमरेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम भी वही आता है और ऊपर जो डिनोमिनेटर पे जो नंबर है वो भी वही रहते हैं। तो इसके बाद क्या आया हमारे पास, 5 माइनस 1 4/3। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिला यहाँ पर 4/3। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह बाकी जो पार्ट आप खुद कीजिए, क्योंकि बाकी इससे थोड़ा इजी है, वो आप कर सकते हो। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम है। तो कल बाकी जो मैंने आज कराया क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें से जितना भी पार्ट बचा है उसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। इसी जो मैंने अभी जिस मेथड से पढ़ाया उसी को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। तो कल मिलते हैं बच्चों, जुड़े।